Hello everyone, welcome back to the Prahar series for Master Cadre Botany. So इस सीरीज में आज हम केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या रहेगा. आज हम देखेंगे केल्विन साइकिल के बारे में. केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस का वो फेज जो बिना लाइट के भी अपना काम शांति से करता है. तो हम केल्विन साइकिल को डिटेल में समझेंगे और इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मास्टर कैडर एग्जाम में जो पूछा गया है केल्विन साइकिल से, और साथ के साथ हम और प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे. जो केल्विन साइकिल से जो और क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं केल्विन साइकिल के बारे में. ठीक है, अब देखो केल्विन साइकिल जो यहाँ पर होगा, इसमें अब हमें इतना पता है कि केल्विन साइकिल जो यहाँ पर है ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है. ठीक है, डार्क रिएक्शन जो होती है उसी को ही बेसिकली हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल. ठीक है, अब डार्क रिएक्शन एक्चुअल में है क्या. डार्क रिएक्शन हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं. उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है ना. और जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस होते हैं, या फिर अगर हम बोले फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं. एक है लाइट रिएक्शन और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होगी डार्क रिएक्शन, है ना. तो जो फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होगा, तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर आती है, इसमें होगी एक आती है लाइट रिएक्शन. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में एक होगा लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन. अब देखो हमें इतना क्यों समझना जरूरी है, क्योंकि हमें केल्विन साइकिल को स्टडी करना है और केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल होती है. ठीक है, अब क्योंकि हमें केल्विन साइकिल को समझना है तो हमें पहले कुछ बेसिक्स भी तो रिकॉल करने पड़ेंगे ना. तो हम पहले कुछ रिकॉल करेंगे, बेसिक्स को रिकॉल करेंगे. हम समझेंगे कि केल्विन साइकिल तक कैसे पहुंचा जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, और केल्विन साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस होता है, इससे क्या सिंथेसाइज होता है. तो पहले हम स्टार्टिंग में कुछ बेसिक समझेंगे, फिर हम केल्विन साइकिल के डिफरेंट फेजेस और जो साइकिल यहाँ पर होता है उसमें जो डिफरेंट स्टेप एंजाइम्स आते हैं उनके बारे में डिटेल में करेंगे. ठीक है, अब देखो लाइट रिएक्शन. अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है. अब लाइट रिएक्शन में यहाँ पर होती है सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH. ठीक है, ये बनता है ना कि लाइट रिएक्शन में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में. तो यहाँ पर एटीपी और NADPH की फॉर्मेशन होती है. अब NADPH यहाँ पर क्या है, NADPH है रिड्यूसिंग पावर होता है. और ऐसे एटीपी जो यहाँ पर होगा, एटीपी है एनर्जी करेंसी, है ना. एटीपी को क्या बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. अब लाइट रिएक्शन में इसे लाइट एनर्जी का यूज करके, सनलाइट जो आती है उस लाइट एनर्जी का यूज करके इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है. केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है, एटीपी और NADPH. ठीक है, एटीपी NADPH बनेगा. अब ये जो डार्क रिएक्शन है, अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, अब इसमें यहां पर अब इसे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा. तो अब यहां पर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH. यहां पर क्या बनता है, एटीपी और NADPH को यूटिलाइज किया जाता, बनेगा नहीं. यहां पर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH. किसके लिए, यहां पर फॉर CO2 फिक्सेशन. ठीक है, CO2 फिक्सेशन के लिए यहां पर क्या करते हैं, एटीपी और NADPH का यूज किया जाता है. अब आता है कि CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या है. ठीक है, CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब यहाँ पर होगा, तो CO2 फिक्सेशन का मतलब होता है, ये रहेगा कन्वर्जन ऑफ CO2 को कन्वर्ट करना इनटू ग्लूकोज, या फिर इसको और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, या फिर शुगर मॉलिक्यूल में CO2 का जो कन्वर्जन होता है इसे हम CO2 फिक्सेशन बोलते हैं. अब CO2 फिक्सेशन आपने वैसे टर्म सुना होगा, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना. नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होगा, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है. तो फिक्सेशन जो यहाँ पर टर्म है वो यूज की जाती है कि जैसे यहाँ पे CO2 फिक्स्ड हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में CO2 यहाँ पर फिक्स्ड होता है. तो यही प्रोसेस होती है हमारे डार्क रिएक्शन में. ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन है, इसे डार्क रिएक्शन में यहां पर होती है केल्विन साइकिल. ठीक है, इसे डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर होती है केल्विन साइकिल. ठीक है,
केल्विन साइकिल होगा। केल्विन साइकिल प्रोसेस के थ्रू ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि CO2 फिक्स होती है, ठीक है। CO2 फिक्सेशन जो यहाँ पर होगा वो किसके थ्रू, केल्विन साइकिल के थ्रू यहाँ पर होता। तो अब हमने यहाँ पर इसी केल्विन साइकिल को डिटेल में देखना है, ठीक है। अब इससे पहले यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें फोटोसिंथेसिस की, कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें प्लांट बेसिकली क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अपने फूड से मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज को बनाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है, सब लोग बताओ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर प्लांट में हम बोले तो कहाँ पर होगी, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस प्लांट में होती है ग्रीन लीव्स और यंग स्टेम में। यही लोकेशन है ना कि जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लाइट और डार्क रिएक्शन है ये भी कहां पर होती है, इसकी क्या लोकेशन रहती है प्लांट में। अब हमने बोला कि ग्रीन लीफ और यंग स्टेम तो है कि यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, बट इसका भी अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन यहाँ पे बोली जाए तो लीफ में भी मेसोफिल सेल प्रेजेंट होती है। और मेसोफिल सेल में कौन सी ऑर्गेनेल होगी, मेसोफिल सेल में ऑर्गेनेल होती है क्लोरोप्लास्ट। ये सबको पता है ना, साथ साथ सब रिकॉल भी करेंगे कि अब क्या होता है, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। अब पिगमेंट का काम ही तो लाइट एब्जॉर्प्शन का है, तो लाइट एब्जॉर्ब कौन करेगा, पिगमेंट करता है। तो लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। तो मतलब जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब क्लोरोप्लास्ट में एक्चुअल में चल क्या रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट का अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाए तो जैसे क्लोरोप्लास्ट हमारे पास डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पर क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होगी, इनर मेम्ब्रेन की ही इन्वेजिनेशन होती है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन से ही यहाँ पर फिर क्या बनती है, यहाँ पर अब इनर मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेनस स्टैक यहाँ पर बनते हैं। और इन्हीं मेम्ब्रेनस स्टैक को हम फिर यहाँ पर ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। ग्रेना बोला जाता है ना, सबको पता है ना कि ये जो मेम्ब्रेनस स्टैक यहाँ पर बनेगा, ये जो स्टैक यहाँ पर बनता है इसी को ग्रेनम, ग्रेनम सिंगुलर टर्म, ग्रेना प्लूरल टर्म। और एक इंडिविजुअल जो यहाँ पर होगा इसे थाइलेकोइड बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे CF0F1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, कि यहाँ पर ऐसे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है, ये होगा CF0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। CF0F1 कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, अब CF0F1 कॉम्प्लेक्स से यहां से अब जो हाइड्रोजन आयंस है वो बाहर आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे बाहर आएंगे और यहाँ पर क्या होगा, फिर हाइड्रोजन जब यहाँ पे बाहर आते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर अब ADP से यहाँ पर सिंथेसिस होती है ATP की, ठीक है। यही प्रोसेस है, यही लाइट रिएक्शन में होता है कि यहाँ पे ATP बनता है। और इस थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन पर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, NADP पॉजिटिव को कन्वर्ट करता है किसमें, NADPH में, ठीक है। NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर बोले लाइट रिएक्शन जो यहाँ पर है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगा, थाइलेकोइड में, कि यहाँ पर क्या बन गया, ATP बना और NADPH की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये जो यहाँ पर आता है, ये जो लिक्विड एरिया यहाँ पर होगा, इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्टोमा यहाँ पर बोलेंगे। अब स्टोमा में यहाँ पर क्या होगा, स्टोमा में ही अब ये जो CO2 यहाँ पर है, CO2 कन्वर्ट होती है किसमें, ग्लूकोज में। और इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, CO2 फिक्सेशन। और इसी CO2 फिक्सेशन में अब यहाँ पर क्या होगा, ये NADPH और यहाँ से ये ATP यूटिलाइज होंगे, ठीक है। यूटिलाइजेशन यहाँ पर होती है, CO2 फिक्सेशन होगा। अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो CO2 फिक्सेशन है, मतलब जो यहाँ पे केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल परफॉर्म होगी कहाँ पे, स्टोमा में। तो केल्विन साइकिल की लोकेशन क्या हुआ, केल्विन साइकिल कहाँ पर परफॉर्म होती है, केल्विन साइकिल परफॉर्म्ड इन स्टोमा। तो अब ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहां से भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केल्विन साइकिल है वो कहां पर परफॉर्म होती है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्टोमा, ठीक है। स्टोमा में क्या होता है, केल्विन साइकिल परफॉर्म होगी। क्यों परफॉर्म होती है, क्योंकि स्टोमा में ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स प्रेजेंट है, जो एंजाइम यहाँ पर क्या करता है, CO2 फिक्सेशन की जो प्रोसेस यहाँ पर है, यहाँ पर CO2 को फिक्स करवाने के लिए जो एंजाइम्स है वो सब स्टोमा में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है
कि जो CO2 फिक्सेशन होगा, केल्विन साइकिल जो है वो कहां पर, स्टोमा में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हमें यहां से एक चीज तो पता लगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा यहां से आया कि जो केल्विन साइकिल है, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो केल्विन साइकिल होती है, केल्विन साइकिल इज परफॉर्म्ड इन स्टोमा। ठीक है, केल्विन साइकिल कहां पर परफॉर्म होगी, स्टोमा में परफॉर्म होती है। ठीक है, CO2 यहाँ पर क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा स्टोमा में, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो इस रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को समझने के लिए ना एक डायग्राम है यहाँ पर, ये आपका तेजन जीगर बुक से है। ठीक है, अब इसमें भी देखो यहाँ पे यही सब है, क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। अब इसमें यहाँ पर क्या है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स यहाँ पर है, ये पूरा यहाँ पे स्टैक प्रेजेंट है, ग्राना यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगी लाइट ड्रिवन रिएक्शंस, मतलब यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 1 क्लोरोफिल। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, जिससे यहाँ पर क्या किया जाता है, लाइट यहाँ पर आती है, लाइट वाटर से यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब NADP पॉजिटिव से यहाँ पर क्या बनता है, NADPH, ADP, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से यहाँ पर क्या बनेगा, ATP। ठीक है, ATP यहाँ पर होता है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन साइकिल का पूरा नाम केल्विन बेंसन होता है, क्योंकि यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं, केल्विन एंड बेंसन, जो इस साइकिल को परफॉर्म करते हैं, सॉरी इस साइकिल को जिन्होंने डिस्कवर किया था ना, तो केल्विन एंड बेंसन साइंटिस्ट आता है जिन्होंने साइकिल को डिस्कवर किया था, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम पे साइकिल का नाम दिया। ठीक है, अब इस केल्विन बेंसन साइकिल में अब यहाँ पर क्या होता है कि NADPH और यहाँ पर ये जो ATP है ये यूटिलाइज होगा, और इसको फिर यहाँ पर CO2 और वाटर को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, यहाँ पर CH2ON। CH2ON मतलब यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फॉर्मूला होता है, तो इसी से यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा C6H12O6, ग्लूकोज यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर होती है कार्बन रिएक्शंस, तो कार्बन रिएक्शंस परफॉर्म होंगी कहाँ पर, स्टोमा में। ठीक है, कार्बन रिएक्शन स्टोमा में, और जो भी लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है ये कहाँ पर होगी, थाइलेकोइड में। तो दो क्वेश्चंस यहाँ से हो जाते हैं, तो एक तो लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में, और जो डार्क रिएक्शन है कहाँ पर होगी, स्टोमा में। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन स्टोमा में परफॉर्म होती है, डार्क रिएक्शन की लोकेशन हमें पता लगी है। अब जो हम यहाँ पर समझेंगे, अब हम केल्विन साइकिल को डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, कौन कौन से फेजेस यहाँ पर आते हैं, क्या क्या रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, और क्या मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखें, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल को डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। तो केल्विन साइकिल की अभी तक हमें जितना पता लगा है केल्विन साइकिल के बारे में, अगर हम यहाँ पे अभी तक समझें, तो हमें एक तो पता लगा है केल्विन साइकिल की लोकेशन। लोकेशन कहां पर होगा, कहां पर होता है केल्विन साइकिल, ये परफॉर्म होगा स्टोमा में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोप्लास्ट तो है ही है, बट क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पर होगा, स्टोमा में। अब केल्विन साइकिल में कौन से साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट कौन से यहाँ पर होंगे, अभी हमने यहाँ पर किया, ये साइंटिस्ट आता है मेल्विन केल्विन। ठीक है, इनका पूरा नाम मेल्विन केल्विन है, मेल्विन केल्विन एंड बेंसन। ठीक है, इसी रीजन से जो यहाँ पर अब ये साइकिल होती है इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। क्या बोलेंगे इसे, केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अभी देखो हमें इतना यहाँ पे पता लगा। अब हम थोड़ा सा ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कैसे यहाँ पर इस साइकिल को डिस्कवर किया, थोड़ा सा हम इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो अब ये जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने एक्चुअल में क्या एक टेक्निक यूज की थी टू आइडेंटिफाई कि CO2 फिक्सेशन जब होता है, कि CO2 जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो क्या क्या यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मतलब पूरी साइकिल को ऑब्जर्व करने के लिए टेक्निक यहाँ पे यूज की। तो अब ये जो साइंटिस्ट यहाँ पर है, इन्होंने एक टेक्निक यूज की, उस टेक्निक का नाम था, वो क्या है, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, टेक्निक क्या है, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। अब देखो इन्होंने किया क्या, अब इन्होंने यहां पर इन्होंने एक मीडियम लिया, अब उस मीडियम में यहां पर ग्रो करवाया एल्गी, यहां पर ली क्लोरेला, क्लोरेला और, ठीक है, और एल्गी यहां पर आ जाएगा, क्लोरेला और एल्गी है सिंडेस्मस। ठीक है, ये एल्गी यहां पर है, क्लोरेला और सिंडेस्मस। ठीक है, ये एल्गी। अब देखो ये भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में ना, कि जो केल्विन साइकिल है, तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किस एल्गी को चूज किया था, किस एल्गी को ग्रो किया था, तो एल्गी कौन सी, क्लोरेला और सिंडेस्मस एल्गी यहाँ पर है जो उन्होंने यूज की थी।
ठीक है, जो उन्होंने बेसिकली जिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब ये एल्गी ग्रीन एल्गी है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगी। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर अब CO2 प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर जो CO2 प्रोवाइड किया वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है 14 आइसोटोप। मतलब यहाँ पर अब जो कार्बन चूज किया वो कार्बन यहाँ पर क्या है, कार्बन यहाँ पर चूज किया है रेडियो आइसोटोप। ठीक है, कार्बन जो यहाँ पर है रेडियो आइसोटोप, मतलब C14 यहाँ पे यूज किया इंस्टेड ऑफ C12। ठीक है, तो अब ये जो एल्गी है, ये एल्गी को सब एसेंशियल कंडीशन जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए सब यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो अब ये जो एल्गी यहाँ पर है ये परफॉर्म करेगी क्या, अब फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एल्गी यहाँ पर क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अब ये जो CO2 यहाँ पर है, CO2 यहाँ पर कन्वर्ट होती है किसमें, यहाँ पर CO2 कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पर 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कुछ आती है इंटरमीडिएट केमिकल स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर कुछ आई इंटरमीडिएट केमिकल स्पीशीज। तो अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो CO2 यहाँ पे 14 कार्बन की है, ठीक है, 14 कार्बन जो यहाँ पर आया, मतलब जो कार्बन यूज किया CO2 में, अब वही 14 कार्बन इन इंटरमीडिएट केमिकल स्पीशीज में प्रेजेंट है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे इंटरमीडिएट केमिकल स्पीशीज है उसमें यहाँ पर क्या हुआ, 14 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ग्लूकोज यहाँ पर बनता है, अब इस ग्लूकोज में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अब 14 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने, रेडियो आइसोटोप यहाँ पर कार्बन 14 चूज किया था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि जब यहाँ पे CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, मतलब CO2 का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, तब इसमें यहाँ पर क्या होगा, CO2 में जो 14 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है वही कार्बन जितने भी इंटरमीडिएट्स बनते हैं उन सब में प्रेजेंट होगा। और ग्लूकोज में भी क्या प्रेजेंट है, 14 कार्बन प्रेजेंट है। 14 कार्बन मतलब रेडियो आइसोटोप यहाँ पे कार्बन का प्रेजेंट होगा। ठीक है, उनके ये ऑब्जर्वेशन थी। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि अब ये जो केल्विन साइकिल जो यहाँ पर होती है, इस केल्विन साइकिल में यहाँ पर आता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो साइकिल यहाँ पर होगी इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर अब जो यहाँ पर जो अब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पर क्या है, इट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है, इस रीजन से अब ये जो केल्विन साइकिल है इसको और बोला जाता है कोल्ड एज C3 साइकिल। ठीक है, तो केल्विन साइकिल को और यहाँ पर क्या बोलते हैं, C3 साइकिल यहाँ पर बोलते हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि जब CO2 फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, CO2 जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो 3 कार्बन का होगा। 3 कार्बन का यहाँ पर क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। अब 3 कार्बन का क्योंकि पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बना है तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसी का नाम क्या दे दिया, C3 साइकिल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, केल्विन बेंसन साइकिल इसे यहाँ पर बोल दो। ठीक है, तो ये C3 साइकिल भी इसे यहाँ पर बोलता है। और ये C3 साइकिल ऑलमोस्ट एवरी प्लांट में होती है। ठीक है, मेजर पाथवे ये है CO2 फिक्सेशन का, हर एक प्लांट में C3 साइकिल होगी। हर एक प्लांट में यहाँ पर क्या होता है, CO2 फिक्सेशन के लिए यही एक मेजर पाथवे है C3 साइकिल। ठीक है, अब क्या होता है देखो, अब उन्होंने ना मतलब देखो ऑब्जर्वेशन देखो कैसे यहाँ पे चल रही है ना, देखो अब कैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया होगा ना साइंटिस्ट ने, कैसे यहाँ पे देखा होगा। अब हम तो जो भी पढ़ते हैं हम तो एकदम से जो भी एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स आते हैं तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बट एक्चुअल में जब पूरी प्रोसेस देखे कि कैसे उन्होंने यहाँ पे सर्च किया होगा, कैसे पता लगा होगा, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 यूज किया। फिर देखा कि CO2 कार्बन 14 का है तो वो CO2 कहाँ पे जा रहा है, तो उसी को ट्रेस कर रहे हैं कि जो कार्बन 14 CO2 का प्रेजेंट है वो कहाँ पर जा रहा है, तभी तो उसको रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक बोला। अगर यहाँ पे नॉर्मल कार्बन होता जो कार्बन 12 है वो लेते तो उससे नहीं, मतलब इतना पॉसिबल हो पाता उसे ट्रेस करना। 14 को यूज किया, 14 को यूज करके फिर वो ट्रेस करे कि वो 14 कार्बन कहाँ पे जा रहा है। जब वो 14 कार्बन जा रहा है तो फिर पता लग रहा है कि अच्छा ये स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, फिर ऐसा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, फिर ऐसे इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर एंड में जाके यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। 6 कार्बन का यहाँ पर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना अगर हम सिंपल से एक चीज समझे, अब क्या यहाँ पर हुआ, मतलब सेकंड यहाँ पर चीज क्या आई,
अब देखो एक चीज, अब यहाँ पर है CO2, तो CO2 से यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है 6O6, C6H12O6 मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये इसके पास यहाँ पर क्या है 1 कार्बन, तो अब एक चीज बताओ, अब एक कार्बन है और यहाँ पे 6 कार्बन बन रहे हैं, तो जरूर यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल भी होगा ना जिसके साथ मिलके ग्लूकोज बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि CO2 अकेला ही यहाँ पे ग्लूकोज को बनाएगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक और मॉलिक्यूल तो होगा ना जिसके साथ CO2 मिलके यहाँ पर क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो अब इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर क्या बोला, इसे यहाँ पर बोला ये है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसे यहाँ पर क्या बोला कि ये है CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। तो कोई CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल भी यहाँ पर प्रेजेंट है जिसके साथ CO2 मिलके, जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, CO2 यहाँ पर मिलके फिर क्या करता है, ये ग्लूकोज यहाँ पे बनाता है, ग्लूकोज यहाँ पे C6H12O6 यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। अब ये था कि ये CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है क्या। तो पहले तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कोई 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर ये होगा, ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर किसके साथ यहाँ पे मिलता है, CO2 के साथ मिलता है। अब एक चीज यहाँ पर और देखो, जो यहाँ पर क्या है ना, इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होगी ना, इस प्रोसेस में भी यहाँ पर अब CO2 ग्लूकोज बना रहा है, बट यहाँ पर क्या है, CO2 पहले यहाँ पर मतलब किसी एक मॉलिक्यूल के साथ मिलके पहला यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या है 3PGA। फिर इस 3PGA से यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे 3 कार्बन का यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बनेगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये था कि ये जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये कैसे यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पे बन रहा है। अब एक जर्नल से यहाँ पर था, जर्नल ये कि ऐसा यहाँ पर हुआ कि जरूर यहाँ पर क्या हुआ, कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा, तो 2 कार्बन और एक 1 कार्बन CO2 का, ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बना रहे हैं, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, विच इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आगे चल के यहाँ पर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। अब पहले तो इनिशियली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे समझा कि वो CO2 के साथ मिलके एक यहाँ पर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएगा, बट लेटर फाइंडिंग्स में क्या पता लगा कि ये जो CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट 2 कार्बन मॉलिक्यूल, यहाँ पर एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, और वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल क्या है, वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होगा, इट इज राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ठीक है। वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल का था, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RUBP, ठीक है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, शॉर्ट फॉर्म में से यहाँ पर क्या बोलता है, RUBP, ठीक है। लेटर फाइंडिंग्स में पता लगा कि यहाँ पर जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर 1 कार्बन जो CO2 है इसके साथ मिलके यहाँ पर क्या बनाता है, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बनाएगा, मतलब राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इज द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो केल्विन साइकिल है, केल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है, तो आंसर क्या बनेगा, सब लोग बताओ क्या आंसर यहाँ पे बनेगा, आंसर होगा RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, अब ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, क्या इसे हम डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को क्या हम डाइफॉस्फेट बोल सकते हैं, अगर नहीं बोल सकते तो क्यों नहीं बोल सकते, अगर बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते हैं, ये जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। कमेंट करके सब लोग बताओ कि राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और अगर यहाँ पे राइबोलोज डाइफॉस्फेट होता तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सब लोग बताएंगे, सब लोग सर्च करना कि क्या ये सेम मॉलिक्यूल है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट या डिफरेंट होता है, ठीक है, सब लोग बताना। चलिए, तो अब हमें इतना यहाँ पे समझ में आ गया केल्विन साइकिल के बारे में कि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्वेश्चन के बेसिस पर, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या है, RUBP होगा। केल्विन साइकिल परफॉर्म कहाँ पर होती है, स्टोमा में परफॉर्म होती है, ठीक है। अब हम पूरी साइकिल को समझेंगे, तो पूरी साइकिल में यहाँ पर हम देखते हैं कि जो C3 साइकिल होती है या फिर जो ये केल्विन साइकिल यहाँ पर है, केल्विन साइकिल के होते हैं 3 फेजेस, इसको अब यहाँ पर डिवाइड किया है 3 फेजेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो केल्विन साइकिल यहाँ पर है, ठीक है, केल्विन साइकिल जो यहाँ पर होगा, या फिर ये जो C3 साइकिल यहाँ पर आता है, इस C3 साइकिल के यहाँ पर अब यहाँ पर अब होते हैं 3 फेजेस या फिर 3 स्टेप, ठीक है। तो अब ये जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल और केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल जो यहाँ पर है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स बोल सकते हो, ठीक है, 3 फेजेस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो।
ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें तो 3 स्टेप से मतलब है कि क्या क्या स्टेप यहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 स्टेप यहाँ पर कौन कौन से? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड इज रिडक्शन, सेकेंड क्या है? रिडक्शन। और थर्ड क्या होगा? थर्ड है रीजनरेशन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा? रीजनरेशन। तो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड होगा रिडक्शन और थर्ड क्या है? रीजनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा एडिशन ऑफ CO2, CO2 को ऐड करना। कार्बोक्सिलेशन तो नॉर्मल तो ये होता है ना, कार्बोक्सिलेशन के CO2 को ऐड करना। तो अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होती है कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पर किसकी है? यहाँ पर होती है कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पर अब होगा एडिशन ऑफ CO2, किसमें? यहाँ पर होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp, राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट की जो कार्बोक्सिलेशन है, जो अभी हमने यहाँ पे स्टेप डिस्कस किया ना कि यहाँ पर RuBp CO2 के साथ मिलता है और यहाँ पर फिर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। तो एक्चुअल में ये स्टेप क्या है? यही स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यही स्टेप यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा। फिर इसके बाद क्या होगा ना कि अब देखो, अगर हम यहाँ पर देखें जो कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पर अब बन चुका है 3PGA। ठीक है, अब ये 3PGA यहाँ पर होगा। अब रिडक्शन में यहाँ पर क्या होता है? जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 3PGA, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस इनटू ग्लूकोज। ठीक है, अब एक्चुअल में जो रिडक्शन स्टेप है, रिडक्शन में यहाँ पर क्या होता है? यही जो 3PGA यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पर क्या? यहाँ पर होगी रिडक्शन, रिडक्शन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे रिडक्शन होगा तो एक चीज ध्यान रखना, CO2 जब ग्लूकोज में रिड्यूस होता है तो CO2 के ग्लूकोज में रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग पावर का यूटिलाइजेशन होगा। रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या है? रिड्यूसिंग पावर मतलब NADPH। तो रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? NADPH। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है? रिडक्शन प्रोसेस होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सबको पता ना कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो अब हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हाइड्रोजन का कोई सोर्स भी तो होना चाहिए ना, हाइड्रोजन कहीं से आएगी भी तो ना। तो अब CO2 को रिड्यूस करना है, मतलब बेसिकली 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड को रिड्यूस करके यहाँ पे ग्लूकोज बनाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन की जरूरत है रिडक्शन प्रोसेस के लिए। तो हाइड्रोजन आती कहाँ से है? NADPH, रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अब ये जो NADPH है इसका यूटिलाइजेशन होगा, NADPH NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो वो हाइड्रोजन को लेके क्या किया जाएगा? CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एक्चुअल में जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन मेन स्टेप है जहां पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। पहला स्टेप सिंपल कार्बोक्सिलेशन है कि यहाँ पे RuBp की कार्बोक्सिलेशन होगा। सेकेंड स्टेप एक्चुअल स्टेप होता है जहां पर क्या होगा? इसमें अब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में अब हमारा ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज बन गया तो थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप रीजनरेशन। अब रीजनरेशन यहाँ पे किसकी? अब यहाँ पर होती है रीजनरेशन ऑफ RuBp। ठीक है, किसके यहाँ पे रीजनरेशन होगी? RuBp। क्योंकि ना सिंपल से एक चीज ऐसे समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ना मतलब जब ये रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक थी ना, इससे एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और यहाँ पर हुई। वो इंपॉर्टेंट डिस्कवरी यहाँ पर क्या थी ना कि देखो कि जो हमारे यहाँ पर CO2 जो यहाँ पर है इसमें 14 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे अब ग्लूकोज जो यहाँ पर है, ग्लूकोज में भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? 14 कार्बन। मतलब ग्लूकोज जो यहाँ पर होगा इसके जो 6 कार्बन है वो 6 के 6 कार्बन कैसे थे? रेडियो आइसोटोप। मतलब वहां पे 6 कार्बन जो ग्लूकोज में प्रेजेंट है वो 6 कार्बन, सारे के सारे कार्बन कार्बन 14 वाले थे, मतलब रेडियो आइसोटोप थे। अब रेडियो आइसोटोप जो C14 है वो आया कहां से? वो आएगा कहां से? CO2 से, क्योंकि CO2 में ही जो कार्बन है वो कौन सी है? वो यहाँ पर होगा 14 कार्बन। ठीक है, और ग्लूकोज में भी जो 6 कार्बन प्रेजेंट है वो भी कैसे है? 14 कार्बन के हैं। तो मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो 6 कार्बन मिलते हैं वो 6 के 6 कार्बन कहां से आएंगे? CO2 से आएंगे। इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज में जो भी यहाँ पे 6 कार्बन है वो कहां से आएंगे? वो आएंगे CO2 से। CO2 से यहाँ पर क्या करते हैं? 6 कार्बन आता है। मतलब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अब एक तो यहाँ पर एक CO2 तो एक ही कार्बन देगा ना, मतलब यहाँ पे क्या जरूरत है? यहाँ पर अब 6 CO2 मॉलिक्यूल आते हैं और ये 6 CO2 मॉलिक्यूल ये बनाते हैं 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। मतलब ग्लूकोज के जो 6 कार्बन है उनका सोर्स क्या? उनका सोर्स है CO2। ठीक है, 6 CO2 मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर क्या करते हैं? ग्लूकोज, ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो 6 CO2 से आते हैं।
अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर जो CO2 है, CO2 के साथ RUBP यहाँ पर मिलता है। RUBP 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, RUBP जो है, RUBP ग्लूकोज में कोई भी कार्बन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। RUBP जो होगा वो ग्लूकोज में कार्बन प्रोवाइड नहीं करता है, उसका काम सिर्फ इतना है CO2 के साथ मिलना, मिलने के बाद यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाना, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फिर जाके ग्लूकोज बनाएगा और फिर ये जो RUBP के वापस से रीजनरेट करेगा, क्योंकि RUBP तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अगर हम सिंपल से यहाँ पर देखें, जो फिक्सेशन यहाँ पर होगी ये CO2 फिक्सेशन है, तो इस फिक्सेशन में ग्लूकोज बनाने में RUBP नहीं पार्टिसिपेट कर रहा, ये जस्ट यहाँ पर क्या करता है, ये CO2 के साथ मिलकर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता है, वो प्रोडक्ट आगे ग्लूकोज बनाता है और वापस से फिर यहाँ से RUBP बन जाता है। RUBP यहाँ पे रिसाइकिल हो जाता है, तो रीजनेशन स्टेप यहाँ पर क्या ये होता है, रिसाइक्लिंग ऑफ RUBP। समझ में आया कि यहाँ पे RUBP रिसाइकिल होगा, तो ये ध्यान रखना है RUBP का कोई भी कार्बन ग्लूकोज बनाने में यूज नहीं होगा। ग्लूकोज में जो 6 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है वो कहाँ से, CO2 से यहाँ पर आता है, तो एक CO2 यहाँ पे एक कार्बन देगा, फिर दूसरा CO2 आएगा, फिर तीसरा CO2 आएगा, फिर चौथा यहाँ पर आएगा, ऐसे करके ये जो पूरी की पूरी केल्विन साइकिल है ये 6 टाइम परफॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनता है, एक कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा। कैसे पता लगा, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से, क्योंकि वहां से यही तो कार्बन 14 को तो ट्रेस कर रहे थे ना, तो CO2 के कार्बन को जब ट्रेस किया तो पता लगा कि जो 6 CO2 मॉलिक्यूल है, मतलब 6 CO2 मॉलिक्यूल, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, रेडियो आइसोटोप तो सिर्फ कार्बन CO2 को दिया, ठीक है। अब ग्लूकोज में भी यहाँ पे 6 कार्बन में जो कार्बन मिल रहा है वो 14 वाली ही मिल रही है, ठीक है। अब 14 वाली मिल रहा है, मतलब 14 कार्बन आएगी कहाँ से, CO2 से तो आएगी ना, मतलब RUBP का कोई भी कार्बन कहाँ पर नहीं जाएगा, ग्लूकोज में नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो रीजनेशन यहाँ पर है, रीजनेशन किसकी यहाँ पर ये होती है, रिसाइक्लिंग, ठीक है। ये यहाँ पर होगा रिसाइक्लिंग ऑफ RUBP, तो RUBP को रिसाइकिल किया जाता है, वापस से RUBP बनता है, तभी तो ये साइकिल है। साइकिल होती ही ये कि जो एक स्टेप से स्टार्ट होगा वापस से दूसरे स्टेप पर, मतलब उसी स्टेप पे वापस आ जाता है, यही साइकिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3 स्टेप आता है, कार्बोक्सिलेशन होगा, फिर रिडक्शन आता है, फिर थर्ड यहाँ पर आता है रीजनरेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब हम इन स्टेप को 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं। तो पहला स्टेप हम यहाँ पर डिटेल में करेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाएगा कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होगा, इसमें जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर अब आता है RUBP, ठीक है। RUBP 5 कार्बन मॉलिक्यूल। RUBP क्या है, RUBP की फुल फॉर्म क्या होगी, याद है सबको कि भूल गए, RUBP की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से, RUBP की फुल फॉर्म है क्या, RUBP राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट, 1,5 बिस्फोस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है, 1 कार्बन CO2, ठीक है। अब इससे यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये है 3 PGA, ये यहाँ पर कैसा होगा 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन। अब सिंपल सा मैथ है, बट मैथ से तो हमें डर लगता है ना, बायो वालों को थोड़ा सा तो मैथ से डर लगता है ना, बट कोई बात नहीं, इतनी बेसिक प्लस माइनस तो हम लोग कर लेंगे ना, प्लस माइनस तो हमें करना आता है, तो बस थोड़ा सा मैथ यहाँ पे यूज होगा। अब आगे आगे जैसे हम स्टेप पे जाएंगे ना, थोड़ा सा मैथ आएगा, बट कोई बात नहीं, प्लस माइनस हमें आता है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर क्या देखो, सिंपल सा है, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, और वहां पे क्या बना 3 कार्बन, 5 + 1 कितना होता है, 5 + 1 6 होता है ना, 3 तो नहीं होता ना, 6 होता है ना, कंफर्म है ना सबको कि 5 + 1 यहाँ पर क्या होता है 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन आना चाहिए था, तो 6 कार्बन गए कहाँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल है यहाँ पे 6 कार्बन, ठीक है, लेकिन उधर वहां पर क्या बना, यहाँ पर अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर अब 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब किया जाएगा, यहाँ पर अब 2 मॉलिक्यूल आएंगे, सिंपल बैलेंसिंग है, जैसे हम केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करते हैं ना, बैलेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमें कार्बन बैलेंस करना है, ठीक है, हम कार्बन बैलेंस करते हैं, तो ये यहाँ पर बनता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब देखो, कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होती, ठीक है, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं है, वेदर इट इज प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, कोई भी हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के परफॉर्म नहीं होती, तो ये रिएक्शन भी कैसे बिना एंजाइम के हो सकती है। तो अब यहाँ पर जो एंजाइम आता है, एंजाइम यहाँ पर होगा रुबिस्को एंजाइम, ठीक है। एंजाइम क्या है, रुबिस्को, रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म,
रिबिस्को एंजाइम होगा राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या है ये? राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सी से क्या है? सी से होगा कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पे सी और ओ दोनों कैपिटल में होते हैं। कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, रिबिस्को एंजाइम। अब रिबिस्को एंजाइम जो होता है, इट इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है। ये क्या है? ये है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मतलब ये इतना अबंडेंट होता है ना, इतना ज्यादा यहाँ पर होता है ना, तो अगर रिबिस्को एंजाइम के इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन किए जाते हैं ना, तो अभी तक इसको ब्लू टिक मिल जाता है। इतना अबंडेंट है, इतनी इसका पॉपुलैरिटी है, ठीक है। तो रिबिस्को एंजाइम इतना अबंडेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बोले ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रिबिस्को एंजाइम है प्लांट वर्ल्ड में ये एक ओवर एम्प्लॉय की तरह होता है, मतलब जो ओवरवर्क करता है, ठीक है, मतलब हर टाइम एक्टिव रहता है, हाईली एक्टिव एंजाइम होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रिबिस्को एंजाइम को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। ये भी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि जो रिबिस्को एंजाइम होगा ये कैसा है? ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मतलब कौन सा एंजाइम है प्लांट में जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो कौन सा होता है? रिबिस्को एंजाइम, ठीक है। रिबिस्को एंजाइम इसके पास प्रॉपर्टी होती है कार्बोक्सिलेशन की भी, ऑक्सीजनेशन की भी। ऑक्सीजनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, उसी से फिर एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? याद है आप लोगों को? पता है सब लोगों ने? अगर पढ़ा है थोड़ा सा भी अगर याद है, अगर रिबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी से कौन सी प्रोसेस होते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो रिबिस्को एंजाइम है अगर ये ऑक्सीजनेशन की तरह काम करे तो कौन सी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो अगर कार्बोक्सिलेशन है वो तो हम देख रहे हैं, तो रिबिस्को एंजाइम जो होता है दो फंक्शन परफॉर्म करता है, कार्बोक्सिलेशन भी करता है, ऑक्सीजनेशन भी करता है। अभी जो हम यहाँ पर इसके फंक्शन देख रहे हैं वो कार्बोक्सिलेशन देख रहे हैं। तो जब भी इसका कार्बोक्सिलेशन फंक्शन होता है तो केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलेशन फंक्शन होगा और यहाँ पे 3 PGA बनता है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनेंगे 3 PGA के, ठीक है। तो अब देखो, अब सिंपल सा एक अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास अगर यहाँ पर है 1 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP और हमारे पास है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल RuBP, 1 मॉलिक्यूल CO2, तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 3 PGA बनेगा। RuBP बोला क्या बने? 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर 3 PGA यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब सिंपल से देखो, अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पर तो पार्टिसिपेट क्या करते हैं? 6 CO2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। अगर यहाँ पर 6 CO2 है तो यहाँ पर अब 6 मॉलिक्यूल RuBP के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर किसके आएंगे? CO2 को आएंगे। तो अब बताओ सिंपल मैथ है, अगर 1 से 2 बनेगा तो 6 से कितना बनेगा? 6 से यहाँ पर अब बनेंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ RuBP, ठीक है। ये सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल RuBP है, 6 मॉलिक्यूल CO2 है, तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर होता 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल होता, ठीक है, 3 मॉलिक्यूल RuBP, 3 मॉलिक्यूल CO2, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? यहाँ पर बनते 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, ठीक है। कुछ बुक्स में क्या किया है ना कि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल से पूरी साइकिल को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि 3 मॉलिक्यूल है, फिर यहाँ पे 6 बनते, कि मतलब कुछ बुक्स में 1 से किया है, कुछ बुक्स में ऐसा है कि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स का लिया, बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए 6 मॉलिक्यूल RuBP, 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे CO2 और यहाँ पर ऐसे 12 मॉलिक्यूल ऑफ यहाँ पर क्या बनते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन स्टेप में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन चुका है, अब हम चलेंगे रिडक्शन प्रोसेस की तरफ, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन यहाँ पे कंप्लीट है, तो अब हम ऐसे यहाँ पर देखेंगे सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड होगा रिडक्शन, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस होगी रिडक्शन। अब रिडक्शन में हमने क्या करना है बताओ? रिडक्शन में बताया ना कि अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैसे रिड्यूस होता है। तो अब एक चीज देखना, अब रिडक्शन में एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा? रिडक्शन में यहाँ पर अब जो ये 3 PGA है, 3 PGA मतलब यहाँ पर ये होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये रिडक्शन प्रोसेस में ये कन्वर्ट होता है PgAl। देखो कितना इजी याद करना, पागल नहीं है बेसिकली PgAl, ठीक है। 3 PGA किस में कन्वर्ट होगा? 3 PgAl। PgAl क्या है? अच्छा सिंपल केमिस्ट्री है, चलो बताओ केमिस्ट्री में कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की, ग्लिसरिक एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हो तो क्या बनता है? केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना सब लोग, केमिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो केमिस्ट्री सबको आता होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अगर ग्लिसरिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन हो तो क्या बनता है? सब लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो 3 PGAl की फुल फॉर्म है, 3 PGAl फुल फॉर्म यहाँ पर आता है
3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड। ठीक है, ये है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड। वैसे तो आंसर यहाँ पर आ गया ग्लिसरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर क्या बना एल्डेहाइड, एल्डेहाइड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड से यहाँ पर क्या बनता है एल्डेहाइड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हुई है, प्रोसेस हुई है रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस। बट रिडक्शन प्रोसेस इतनी इजी नहीं है कि ऐसा नहीं कितनी आसानी से यहाँ पे 3PgL बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 स्टेप में परफॉर्म होती है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि 2 प्रोसेस यहाँ पर कौन कौन सी आती है। चलो, तो यहाँ पर अभी हमारे पास है 3PGA। तो PGA से आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको समझ में आ रहा है कि 3PGA का मतलब है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो मैं भी बार बार इसको नहीं लिख रही। ठीक है, तो अब देखो 3PGA जो यहाँ पर है, पहले रिएक्शन में यहाँ पर अब पहले तो एंजाइम आता है। एंजाइम 3PGA जो यहाँ पर होगा, तो पहले तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर एंजाइम आता है। एंजाइम है ग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, ग्लिसरेट काइनेस है। अब एक बात बताओ, जब भी काइनेस एंजाइम होता है, काइनेस काइनेस कहीं पर भी आए तो वहां पे एटीपी साथ में चला आता है। तो कहीं पर भी काइनेस होगा एटीपी साथ में ही आएगा। ध्यान रखना है, कहीं पर भी काइनेस आएगा एटीपी आएगा ही आएगा। 100% वहां पे एटीपी साथ में ही चल के आएगा। जैसे ग्लाइकोलिसिस में करते हैं हेक्सोकाइनेस, तो वहां पे भी एटीपी आता है। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस एटीपी आता है, तो यहाँ पर भी एटीपी आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्लिसरेट काइनेस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब एटीपी यूज होगा और यहाँ पर अब एडीपी प्लस में ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। इससे पहले वाले स्टेप में हमने कहीं पर भी एटीपी यूटिलाइजेशन नहीं किया था। तो एक्चुअल में ये वाला स्टेप होता है जहां पे एनर्जी यूज होती है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट होगी। ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा रिडक्शन है। रिडक्शन एनएडीपीएच के बिना कैसे हो सकता है भाई, रिडक्शन के लिए एनएडीपीएच तो चाहिए, रिड्यूसिंग पावर तो चाहिए, रिड्यूसिंग पावर के बिना तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या बनता है, अब इसमें जैसे यहाँ पर एटीपी आता है, तो अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पर आता है, ये बनेगा 1,3-बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 1,3-बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब ये जो 1,3-बिस फोस्फो ग्लिसरिक एसिड है, अब यहाँ पर अब एंजाइम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंजाइम होगा वो एंजाइम यहाँ पर आता है ग्लिसरल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यहाँ पर एंजाइम आएगा ग्लिसरल्डेहाइड डिहाइड्रोजिनेस। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम आए, डिहाइड्रोजिनेस डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जब भी आता है तो वहां पे या तो एनएडीपीएच यूज होता है या फिर एनएडीपीएच यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है वैसे क्या रिएक्शन यहाँ पर होती है, तो यूटिलाइजेशन या फिर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनएडीएच या फिर एनएडीपीएच। तो डिहाइड्रोजिनेस, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब यूज होगा एनएडीपीएच, रिड्यूसिंग पावर यूज होगी। एनएडीपीएच से यहाँ पर बनेगा एनएडीपी पॉजिटिव। ठीक है, अब इससे यहाँ पर क्या बन जाएगा 3PgAl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 3PgAl। अब 3PgAl देखो यहाँ पर था 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरिक एसिड, इससे यहाँ पर क्या बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड मतलब अब जरूर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अब फोस्फेट ग्रुप भी रिलीज होगा एक। ठीक है, 3 है ना यहाँ पे 1,3, तो फर्स्ट पोजीशन का जो फोस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा, थर्ड पोजीशन का फोस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो 3PgAl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, फोस्फोग्लिसरिक एसिड से फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड यहाँ पर बना है, बट फोस्फोग्लिसरिक एसिड से जो फोस्फोग्लिसरल्डेहाइड यहाँ पर बना है वो 2 स्टेप में बनता है। किसमें, यहाँ पर पहले ग्लिसरिक एसिड बनेगा मतलब 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर यहाँ पे 3PgL मतलब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरल्डेहाइड यहाँ पर बनता है। ठीक है, अब इसमें भी अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ आ जाता है, थोड़ा सा मैथ्स की तरफ आता है। अब ये कितने कितने कार्बन है, 3-3 कार्बन ही है। ठीक है, ये तीनों ही 3-3 कार्बन होते हैं, ये भी 3 कार्बन है और ये भी यहाँ पर 3 कार्बन ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें देखना, अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो ये 3PgA यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब अगर हम लास्ट उसमें देखें, अब इसमें हमने यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का किया था ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, अगर हम यहाँ पे 6 लेते हैं तो यहाँ पे 12 बनेगा, अगर हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा 6 मॉलिक्यूल बनेगा। तो हम 6 से ही लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं कि हमने 6 मॉलिक्यूल लिए, तो 6 मॉलिक्यूल से अब हमारे पास यहाँ पर ये है 12 मॉलिक्यूल, तो मतलब यहाँ पर ये है 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर ये होंगे किसके, 3PgA के। तो इससे यहाँ पर बनता है 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर 1,3-बिसफोस्फोग्लिसरिक एसिड, और ऐसे यहाँ पर ये बनेगा 12 मॉलिक्यूल 3PgAl। ठीक है, 12 मॉलिक्यूल 3PgAl। अब देखो, अब अगर एक के लिए यहाँ पर क्या था, एक एटीपी यूज था, तो अब
12 के लिए कितना यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 12 एटीपी, 12 एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ऐसा यहाँ पर भी होगा 12 एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन और 12 एनएडीपी पॉजिटिव की फॉर्मेशन, और ऐसे यहाँ पर अब 12 फॉस्फेट जो यहाँ पर है वो होंगे रिलीज। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आता है सेकेंड यहाँ पर क्या होगा, जिसमें सेकेंड स्टेप यहाँ पर है रिडक्शन, जिसमें यहाँ पर 3 पीजीएल की फॉर्मेशन है। 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं 3 पीजीएल के। ठीक है, 3 पीजीएल के 12 यहाँ पर बनेंगे और यहाँ से अब क्या होता है 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ये 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर बने हैं ना, इन 12 में से यहाँ पर अब आउट ऑफ 12 जो यहाँ पर है 2 जो यहाँ पर होंगे ये बनाएंगे ग्लूकोज। ठीक है, क्योंकि 2 ही जरूरत है ग्लूकोज बनाने की। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल बनता है, ग्लूकोज के 6 कार्बन, तो एक में कितने हैं 3 कार्बन, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल यहाँ से जाएंगे 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, तो उससे यहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा। तो यहाँ पे अब आउट ऑफ 12 मॉलिक्यूल, जिसके 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर ये होंगे ना, तो 12 में से जो 2 मॉलिक्यूल हैं वो ग्लूकोज बनाने के लिए निकल जाएंगे और बचे कितने यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल। अब ये 12 मॉलिक्यूल कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे रीजनरेशन में। ठीक है, 12 यहाँ पर किस में जाता है, सॉरी 10 किस में जाएंगे रीजनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर बनते टोटल 12 मॉलिक्यूल्स हैं, बट ग्लूकोज बनाने में 2 जाएंगे और 10 मॉलिक्यूल जो यहाँ पर होते हैं ये रीजनरेशन में जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा रीजनरेशन, है ना। नेक्स्ट रीजनरेशन है कि कुछ और है, नेक्स्ट स्टेप होगा रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन में क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है 3PgAl, कितने मॉलिक्यूल यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल होंगे 3PgAl। अब यहाँ पर होती है नंबर ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर अब परफॉर्म होती है सीरीज ऑफ रिएक्शन, वो सीरीज ऑफ रिएक्शन हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इतना रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, हमें इतना नहीं याद करना कि कितने सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पर होते कैसे होता है। तो सीरीज ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अब ये क्या बनाएंगे, ये रीजनरेशन किसकी है, ये होगी RuBP। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल। चलो जल्दी से बताओ कितने RuBP यहाँ पे बनेंगे, थोड़ा सा देखें कितना मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है भी या फिर नहीं। यहाँ पर ये है 3 कार्बन का। ठीक है, 3 कार्बन के हैं 10 मॉलिक्यूल्स, 3 कार्बन का 10 मॉलिक्यूल है तो उससे 5 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे। टफ हो गया ना कि क्या मतलब मैथ्स यहाँ पे यूज कर लिया, इजी है टफ नहीं है। देखो 10 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 10 मॉलिक्यूल किसके 3 कार्बन के, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल कार्बन कितने आ जाएंगे, टोटल कार्बन होंगे 30 होंगे। 10 इंटू 3 30 ही होता है ना, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्बन यहाँ पे 30। तो 30 कार्बन आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, यहाँ पे RuBP में। तो यहाँ पे 5 कार्बन का RuBP, तो कितने यहाँ पर बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि 6 इंटू 5 भी कितना होता है 30, तो हो गया 30 कार्बन। ठीक है, 30 कार्बन यहाँ पर आए तो RuBP यहाँ पर आता है 30 कार्बन। अब एक चीज यहाँ पर और होता है कि जो ये प्रोसेस यहाँ पर है ना, इसमें भी यहाँ पे एटीपी यूटिलाइजेशन होती है। यहाँ पर ऐसे एटीपी यूज होता है, एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी में। अब एक RuBP को रीजनरेट करने के लिए एक एटीपी चाहिए। ठीक है, एक RuBP के लिए, एक RuBP जो यहाँ पर है इसके लिए चाहिए 1 एटीपी। तो 6 के लिए कितना चाहिए होगा 6 एटीपी, 6 एडीपी, और ऐसे यहाँ पर रिलीज होंगे 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो अब रीजनरेशन का जो स्टेप होता है इसमें भी यहाँ पर क्या है 6 एटीपी मॉलिक्यूल है जो यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, 6 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज होंगे इन प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में 6 यहाँ पे यूज होंगे। चलिए बताइए इतना क्लियर सबको, इतना समझ में आया कि यहाँ पर क्या है। तो हमने यहाँ पर 3 स्टेप यहाँ पर देखे, तो 3 स्टेप जो यहाँ पर होंगे, पहला यहाँ पर क्या है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की हुई है रिडक्शन। रिडक्शन में यहाँ पर क्या है 2 स्टेप प्रोसेस, पहला यहाँ पे 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर 3PGL मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा 2 एंजाइम। तो इस पूरी साइकिल में आपको 3 ही एंजाइम याद रखने हैं, इजी है ना, 3 एंजाइम तो हम याद कर सकते हैं। तो पहला एंजाइम कौन सा हुआ रिबिस्को एंजाइम। ठीक है, फिर दूसरा एंजाइम कौन सा यहाँ पर है ग्लिसरेट काइनेज, तीसरा एंजाइम कौन सा है ग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, 2 एंजाइम है जो यहाँ पर क्या करते हैं एनर्जी को यूज कर रहा है, एक एटीपी 12 एटीपी को यूज कर रहा है, दूसरा यहाँ पे 12 NADPH रिड्यूसिंग पावर को यूज करता है।
ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे तो कोई एंजाइम याद नहीं करना, तो यहाँ पर क्या बनेंगे 6 एटीपी को यूज किया जाएगा और यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर बनते हैं आरयूबीपी के। अब एक चीज देखो, हमने कार्बोक्सिलेशन स्टेप में क्या किया था, हमने यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए थे आरयूबीपी के, और हमने एंड में क्या किया, रिजर्नेशन में हमने 6 मॉलिक्यूल को ही रिजर्नेट कर दिया, किया कि नहीं, 6 मॉलिक्यूल को रिजर्नेट कर दिया ना आरयूबीपी के। अब इस पूरी साइकिल को यहाँ पर देखते हैं, चलिए बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू अब हम यहाँ पर पूरी साइकिल को यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो पहला यहाँ पर है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, इसमें पहले यहाँ पर आएगा कार्बन इनपुट, कार्बन इनपुट मतलब CO2 और वाटर, तो यहाँ पर ये है पहला फेज कार्बोक्सिलेशन, क्या बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट बोलो या ग्लिसरिक एसिड एक ही बात होती है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, ग्लिसरिक एसिड में COOH आ जाता है, ग्लिसरेट में COO नेगेटिव, तो ये यहाँ पर होगा, ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है, ये होगा यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ग्लिसरेट। फिर सेकंड स्टेप रिडक्शन, रिडक्शन में क्या हुआ, एटीपी यूज, NADPH यूज, ADP और NADP पॉजिटिव रिलीज, तो यहाँ पर क्या बनता है ट्रायोस फोस्फेट, ट्रायोस फोस्फेट से मतलब क्या है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो इसको हम ट्रायस फोस्फेट्स भी बोलते हैं, ट्रायोस शुगर 3 कार्बन शुगर बनेगी, 3 कार्बन शुगर यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या इसको 3PGA बोल सकते हो, 3-फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है, ट्रायोस फोस्फेट 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड प्लस में अब आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखना है ये कैसे, देखो अब जैसे हमने यहाँ पर ये बोला था ना, लास्ट यहाँ पर देखते हैं, यस देयर, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला कि यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल यहाँ पर थे 3PGL के, ठीक है, जिसमें से 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता है। अब 2 मॉलिक्यूल में ना यहाँ पर अब एक मॉलिक्यूल तो यहाँ पर क्या है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर आता है ये 3PGAL ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर बनता है ना वो आता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर होगा वो है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या है, ये एक्चुअली में इसी का आइसोमर है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है, क्योंकि जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन है ये आइसोमर होता है, ठीक है, ये आइसोमर है। आइसोमर कैसे है ना, देखो सिंपल सा, दोनों 3-3 कार्बन के हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप है मतलब ये एल्डोजिस शुगर है, और ये कीटोसिस शुगर है मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, तो इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों आइसोमर यहाँ पर होंगे, तो ये बनता है 1 मॉलिक्यूल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आइसोमर है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल आता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, सॉरी हाँ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बोलो, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक ही बात है, और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसी के जो ये 2 मॉलिक्यूल थे, एक यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, क्योंकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसी का आइसोमर होता है, ठीक है, आइसोमर मतलब ये आइसोमर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब इसमें यहाँ पर आया ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये मिलके यहाँ पर क्या बनाता है, ये यहाँ पर बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ पर ये बनाते हैं ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का यहाँ पर डिपेंड करता है कि वो आगे किस में जाता है, स्टार्च में जाएगा, मतलब स्टार्च में सिंथेसिस होगी, या फिर सुक्रोज में जाता है, ठीक है, स्टार्च और सुक्रोज में यहाँ पर जो जाता है ना, ये किसके यहाँ पे मर्जी होती है कि आगे फिर ग्लूकोज का यहाँ पर आता है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर सेल को इमिडिएटली यूटिलाइजेशन करनी है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर सुक्रोज बनाया जाता है, अगर प्लांट को यहाँ पे स्टोर करके रखना है तो फिर यहाँ पर क्या है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे बनाया जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो अब ये सुक्रोज यहाँ पर है, सुक्रोज यहाँ पर साइटोसोल में बनता है, स्टार्च क्लोरोप्लास्ट में बनता है, तो ये भी एक ध्यान रखना, स्टार्च के सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में है, सुक्रोज यहाँ पे साइटोसोल में बनता है, फिर ये सुक्रोज फिलोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, तो ये कार्बन आउटपुट आता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये शुगर बने, ये ग्लूकोज कैसे बनाता है, ये दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाता है, फिर ग्लूकोज आगे स्टार्च और सुक्रोज में कन्वर्ट होता है, स्टार्च की सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में है, सुक्रोज की सिंथेसिस साइटोसोल में होती है, ठीक है, फिर साइटोसोल में जो सुक्रोज प्रेजेंट है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, जो हम ट्रांसलोकेशन वाले चैप्टर में करते हैं, जो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहाँ पे फ्लोएम के थ्रू सुक्रोज क्या करता है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, आगे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा, ये कार्बन आउटपुट, ठीक है। फिर यहाँ पर होते हैं रीजनेशन, यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होगा, सीरीज ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर होंगी, तो इसमें यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर अब ये बनेगा आरयूबीपी, तो यहाँ पे एटीपी यूज होता है और एटीपी कन्वर्ट होगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो ये आती है कंप्लीट केल्विन साइकिल, ठीक है, ये यहाँ पर आता है कंप्लीट केल्विन साइकिल, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में हमने यहाँ पर तीनों स्टेप जो यहाँ पर है
वो हमने यहाँ पर डिटेल में देख ली। ठीक है, चलिए इतना सबको क्लियर है, इतना सबको समझ में आया, यहाँ तक हमने जितना भी ये किया है सबको समझ में आया ना केल्विन साइकिल का। चलो तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका एनर्जी वाला देख लेते हैं ना कि कैसे यहाँ पर होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइजेशन हुआ ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये यहाँ पर देखेंगे। तो हम स्टेप पे यहाँ पर देखते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या था, फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर है वो होगा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड होगा रिडक्शन। थर्ड क्या है, थर्ड है रीजनरेशन। ठीक है, तो अब कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पे एटीपी और एनएडीपीएच। अब कार्बोक्सिलेशन में कोई एटीपी नहीं है, कोई एनएडीपीएच नहीं हुआ। रिडक्शन में 12 एटीपी और 12 एनएडीपीएच यूज हुए। रीजनरेशन में यहाँ पर 6 एटीपी 0 एनएडीपीएच, तो टोटल यहाँ पर आ जाएंगे 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच। 18 और 12 ये हमने किसके लिए यहाँ पर देखा, ये हमने देखा है फॉर 6 CO2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 6 CO2 मॉलिक्यूल और 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच। ठीक है, अगर यहीं से आ जाए कि 1 CO2 है, 1 CO2 के लिए कितना होगा, 1 CO2 के लिए अब आ जाएगा 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच, है ना। 6 के लिए अगर 18 है और 12 है तो 1 के लिए कितना, 3 और 2। ठीक है, अगर यहाँ पर होता 3 CO2, 3 यहाँ पर आएगा तो 3 के लिए बताओ, 3 के लिए यहाँ पर अब आ जाएगा 9 एटीपी। ठीक है, और आ जाएगा 6 एनएडीपीएच, है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आता है कितने नंबर ऑफ एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइजेशन है। ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो अगर हमें यहाँ पर केल्विन साइकिल को, यही है केल्विन साइकिल और कुछ नहीं, देखो कितना इजी था। केल्विन साइकिल को अगर हमें यहीं पे सम अप करना हो तो हम कैसे सम अप कर सकते हैं। तो केल्विन साइकिल में पहले अगर यहाँ पर देखें तो क्या क्या याद रखोगे, 3 एंजाइम्स याद रखोगे। 3 एंजाइम्स कौन कौन से याद रखोगे, रिबिस्को के बारे में और क्या याद रखना है, याद रखना ब्लूटिक, इंस्टाग्राम पर जो उसको ब्लूटिक मिलेगा, मतलब क्योंकि मोस्ट अबंडेंट है ना। ठीक है, पब्लिसिटी बहुत ज्यादा है इसकी, रिबिस्को। दूसरा हमने यहाँ पर किया ग्लिसरेट काइनेस। ठीक है, फिर हमने कौन सा किया, फिर हमने यहाँ पर किया ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, है ना। तो एक तो ये याद रखना है ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, चलो इतना तो हो गया सबको याद। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर हम याद रखेंगे 3 एंजाइम। फिर इसके बाद हम क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे लोकेशन। लोकेशन क्या है, स्टोमा। चलो ये भी हमें याद हो गया। फिर हम क्या याद रखेंगे, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल क्या है, ये भी हमें याद है, RUBP, ये भी याद हो गया सबको। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम याद रखेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ये, इससे पहले अनस्टेबल तो बहुत प्रोडक्ट बने होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 3 PGA। ठीक है, 3 PGA भी यहाँ पर याद हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, फिर इसके बाद कितने नंबर ऑफ एटीपी यहाँ पर आते हैं, तो टोटल यहाँ पर 18 एटीपी, कितने यहाँ पर 6 CO2 के लिए। ठीक है, ऐसे। और हमें याद रखना है नंबर ऑफ एनएडीपीएच कितने होंगे, 12 एनएडीपीएच, कितने के लिए यहाँ पर 6 CO2 के लिए। और बताओ और क्या याद रखोगे, ये हुआ। ठीक है, सीक्वेंस में अगर हम स्टेप यहाँ पर देखें तो स्टेप्स यहाँ पर कैसे आता है, 3 स्टेप होंगे। ठीक है, स्टेप्स याद कर लेना कौन कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन है, सेकेंड रिडक्शन होगा, और थर्ड है रीजनरेशन। ठीक है, ये यहाँ पर आता है। तो ये एक तरह से समराइज्ड, ठीक है, समरी, ये सब याद करना है। अगर केल्विन साइकिल पूरी याद नहीं भी होती, वैसे तो इतनी है ही नहीं, इतनी लंबी है ही नहीं, स्टिल अगर याद नहीं होती तो बस एक ये स्लाइड याद रख लेना,
3 एंजाइम के बारे में, लोकेशन, कितने एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है ये, और इनका ये भी कार्बन नंबर भी, ठीक है कार्बन नंबर तो याद ही होगा ना, 5 कार्बन और ये 3 कार्बन, ठीक है इतना ध्यान रख लेना बस। तो ये अब हमारी केल्विन साइकिल होती है कंप्लीट, ठीक है केल्विन साइकिल कंप्लीट है। चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में कि हम एंड में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोग अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हो तो अच्छी बात है, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको केल्विन साइकिल समझ में आई है तो अब आप लोग क्वेश्चंस का तो आंसर आप बिल्कुल एकदम फटाफट से दोगे, ठीक है चलिए। तो ये मास्टर कैडर का प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन आप लोग आंसर आप लोग टाइप करके भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में क्या इसका होगा। अब जिसने भी केल्विन साइकिल को अच्छे से समझ लिया है तो उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवे की तरह है, मतलब एकदम से आंसर आप कर दोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बताओ, CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C3 प्लांट कौन सा होता है? PGA होता है, RUBP, RUMP, PEP, क्या होगा? RUBP। अगर आपको नहीं भी कुछ है, आप ये स्लाइड भी अगर कर लोगे ना, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन सॉल्व है, देखो अभी हम देखेंगे भी, इस स्लाइड से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस स्लाइड में हमने किया था कि C3 प्लांट जो यहाँ पर होते हैं इनका CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होगा? RUBP। अब C3 प्लांट यहाँ पर क्यों बोला है? अब एक ना ये एक जर्नल ये भी होता है C3C4 प्लांट ना, ठीक है C4 प्लांट कभी हम किसी और लेक्चर में समझेंगे C4 प्लांट्स के बारे में, C3C4 प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंसेस होता है C4 साइकिल के बारे में, ठीक है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट हम C4 प्लांट के C4 साइकिल को भी देखेंगे डिटेल में। तो बेसिकली ऐसा समझो कि मेनली जो प्लांट्स होते हैं ऐसा समझो कि स्टार्टिंग में प्लांट C3 थे, ठीक है C3 प्लांट की कुछ लिमिटेशन आई थी, कुछ ड्रॉबैक थी C3 प्लांट की, तो C3 प्लांट के ड्रॉबैक से फिर यहाँ पे C4 प्लांट आए थे। तो C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल होती है, केल्विन साइकिल, प्लस में जिनमें कौन सी और साइकिल होगी? ऑक्सीजनेशन का ही आंसर है। मैंने आपको लोगों को बोला था कि अगर रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेशन की तरह काम करेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस जिन प्लांट में होती है वो C3 प्लांट्स होता है। वो प्रोसेस का नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो आप लोग ही बताओगे। तो वो प्रोसेस और C3 केल्विन साइकिल जिस प्लांट में होता है वो C3 प्लांट्स होता है, और आगे फिर इसी से ही इनकी एडेप्टेशन से इन्हीं का एवोल्यूशन हुआ तो फिर C3 से C4 प्लांट्स आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा। चलिए तो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर आता है। फर्स्ट है Kelvin used algae in his experiment for tracing out the path of carbon the algae used were, ठीक है ये रह गया था भाई, ये वाला इसी स्लाइड में ऐड कर लो कि कौन सी एल्गी यूज की थी। एल्गी जो केल्विन ने यूज की थी कौन सी की थी? सेंडेस्मस और क्लोरेला, ठीक है। ये एल्गी से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन आया, तो अब इसका आंसर अभी हमने कर ही लिया, ये होगा। नेक्स्ट C3 प्लांट्स द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बताओ। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड तो पूरी साइकिल में कहीं नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, बताओ स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो कितने इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है केल्विन साइकिल कहां पर होती है? अकर्स इन साइटोसोल, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थाइलेकोइड ल्यूमिन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, कहां पर होगा? साइटोसोल में होगा। क्या होगा? कुछ स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूजन है, बोल रहे साइटोसोल नहीं, क्या होगा? स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्टोमा। चलो नेक्स्ट बताओ, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन बताओ। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड टू फिक्स वन CO2 इन केल्विन साइकिल, एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितने एटीपी चाहिए? अभी पूरी ही मैथ्स बताई, पूरा हमने कर लिया कि कितना होगा, 1 के लिए देख लिया, 3 के लिए देख लिया, हमने 6 के लिए देख लिया, तो 1 के लिए बताओ ना कितने CO2? 3। कितने एटीपी? 3। कैसे? 2 एटीपी तो आ जाएंगे रिडक्शन में ना, 2 एटीपी रिडक्शन में और 1 एटीपी रीजनरेशन में। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है, अरे भाई इतना कंफ्यूज मत हो, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है दोबारा से लेक्चर को देख लो, ठीक है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर थे, तो हमारा केल्विन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट है। अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आया है और आप चाहते हो पूरा कोर्स मतलब पूरी बॉटनी स्टडी करना, तो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। वहां पर हम 4 मंथ स्ट्रेटेजी के साथ स्टूडेंट्स को पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाते हैं, ठीक है। तो आप मास्टर कैडर बॉटनी का कोर्स भी परचेज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको साइंस मेडिकल मतलब कॉम्बिनेशन में चाहिए कि आपको जोलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, सब भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सिर्फ बॉटनी का कोर्स भी ले सकते हो और दूसरा आप यहाँ पे कॉम्बो पैक भी ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ और हमारा यहाँ पर एक डेली क्विज का भी एक कोर्स है। वैसे तो हम जो हमारा कॉम्बो पैक होता है, जो हमारा कोर्स है
उसमें भी हम डेली क्विज रखते हैं, मतलब आपकी हर लेक्चर के बाद एंड में 10 मिनट्स का क्विज रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड होता है। आपको टेस्ट फॉर्मेट में रहता है, ऑनलाइन रहता है, मतलब टाइम के साथ आपको, टाइमर के साथ आपको सोल्व करना होता है। हर एक टॉपिक के एंड में 10 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड होता है। तो वो क्वेश्चंस भी आप लेके, वो क्वेश्चन से मतलब प्रैक्टिस होती रहती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप डेली क्विज का भी कोर्स परचेज कर सकते हो, ओनली बॉटनी के लिए भी अवेलेबल है। और आपके पास एक कॉम्बो पैक भी है, जिसमें आपको मास्टर कैडर बॉटनी और केमिस्ट्री और जोलॉजी, जो भी आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको मिल जाए, ठीक है। आप ये चूज कुछ भी आप परचेज कर सकते हो। और ये हमारे प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स हैं, जो भी लास्ट आपका मास्टर कैडर एग्जाम हुआ था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था। तो अगर आपको भी क्वालिफाई करना है, चाहते हो कि आपका जो अब एग्जाम आने वाला है वो जल्दी मतलब वो क्रैक हो जाए, तो आप फटाफट से ज्वाइन करो, ठीक है, बंसल एकेडमी को ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर नंबर्स गिवन है, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। पी स्टेट मास्टर कैडर के नेम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज के लेक्चर में यही था। तो अगर आप लोगों को केल्विन साइकिल समझ में आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना केल्विन साइकिल क्लियर। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर लेक्चर आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लगता है और आप चाहते हो कि उसको इजी तरीके से आप पढ़ना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो, तो उसी टॉपिक को फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अच्छे से तैयारी करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।